Hello guys, I'm Utkarsh Goswami and welcome to my channel Utkarsh Educator। क्लास 12 क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनका रिवीजन। तो आज हम चैप्टर 1 के यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सभी फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके हम सभी फार्मूलाज को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर सीरीज़ में हर वीडियो में मैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लेके आऊँगा। ओके, तो हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स के फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। ओके, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के फार्मूलाज रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फार्मूलाज। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के सारे फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और लगभग हम सभी फार्मूलाज को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा रिवीजन फार्मूलाज का। ओके, तो देखो हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही इलेक्ट्रिक चार्ज से होती है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो वो होता है आपका Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर ई इज़ द बेसिक फंडामेंटल चार्ज विच इज़ ई इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसके हम दो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू आपका होता है जो बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ओके, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एक तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, और एक कुलम्स लॉ से फॉर्मूला आता है हमारा। कुलम्स लॉ से क्या फॉर्मूला आता है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमारा किससे आता है? आपके कुलम्स लॉ से। तो ये आपका कुलम्स फोर्स है। ये किसका फॉर्मूला है? कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला। तो ये कुलम्स लॉ से आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका जो कुलम्स फोर्स हो गया F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर आपका जो K होता है वो कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये होता है आपका K की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आपका कुलम्स कांस्टेंट होता है K, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसके बाद आपका फॉर्मूला आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। थर्ड फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इससे भी बनेंगे आपके कुलम्स फॉर्मूला से। कुलम्स लॉ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाइएगा। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेटिव परमिटिविटी ये आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है, और हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K इज इक्वल्स टू क्या बनता है आपका? एप्सिलॉन्स अपॉन में एप्सिलॉन्स नॉट। एप्सिलॉन्स किसका होता है? मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन्स m डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको हम एप्सिलॉन्स r भी कहते हैं या K भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन्स r रिलेटिव परमिटिविटी या K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके दो सिंबल्स हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज होती है। तो फोर्स में हम यूनिट चार्ज का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। ठीक है, और अगर अपन पॉइंट चार्ज की बात करें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर अपन पॉइंट चार्ज की बात करें, कि भाई कोई चार्ज है आपका
एक आपका चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो r डिस्टेंस पे रखा है, वो r डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द q चार्ज, और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, 1/4πε0 q/r², q/r², ओके। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन था इसका, और इसका फॉर्मूला था E = 1/4π/q/r²। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, ओके। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट, जो है डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटीज होती हैं उसका भी फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, पी वेक्टर का फॉर्मूला आपका, ठीक है। सो P = हम फॉर्मूला की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे। तो P = QD होता है, वेयर D की वैल्यू क्या आती थी, दो डाइपोल्स होते थे आपके, ये +Q चार्ज था और ये आपका होता था -Q चार्ज, और दोनों के बीच में D डिस्टेंस होती थी, और D की वैल्यू क्या होती थी, 2A होती थी या 2L होती थी। तो P की वैल्यू बन जाएगी Q2A, ठीक है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला था, आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था, जिसकी डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ होती थी, ओके। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिक्स्थ फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, किसके कारण, डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल at its axis, यानी कि हम एक्शियल पॉइंट पे, किस पे, एक्शियल पॉइंट पे, अगर हमें डाइपोल के एक्शियल पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी थी। एक्शियल पॉइंट क्या होता था कि ये आपका -Q है, ये आपका +Q का डाइपोल है, और उसकी एक्सिस पे यहाँ कहीं अपन एक पॉइंट लेते थे, दिस इज P पॉइंट, और यहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती थी, जिसकी इसकी मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो R थी, ठीक है। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो R थी। तो इस R डिस्टेंस पे हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, E = 1/4πε0 2P R डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में R² - A² टू दी पावर 2, ठीक है, टू दी पावर 2। ये जनरली फॉर्मूला होता था, पर हम इसको क्या करते थे, सिंप्लीफाई कर देते थे। हम क्या मानते थे, R जो है वो A से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि A आपका ये होता था, दिस इज A, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी A होती थी, दिस इज A, ठीक है। तो R तो A से बहुत ज़्यादा होता था, तो हम इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके क्या बना देते थे, E = 1/4πε0 2P डिवाइडेड बाय R³ ये फॉर्मूला हो जाता था। क्योंकि अपन A को तो 0 कर देते थे, फिर R का स्क्वायर होता, R की पावर 4 हो जाता था, और R से इस ऊपर वाले R से ये नीचे वाला R4 कट जाता था, कैंसिल आउट होकर 3 बचता था, तो R³ बच जाता था। ये फॉर्मूला होता था एक्सिस पॉइंट पे, एक्शियल पॉइंट पे। ये तो इसका था फर्स्ट पॉइंट, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट एक्सिस पे। सेकंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन या एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की जहां मैं बात कर रहा हूं वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, ठीक है। सो इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब कि यहां पर ये आपका +Q है एंड दिस इज अ -Q। तो हम यहां पर कहीं इस इक्वेटोरियल एक्सिस, ये मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे हमें क्या निकालना होता था, पी पॉइंट पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती थी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे इस चार्ज के कारण, दोनों चार्जेस के कारण डाइपोल के पी पॉइंट पे, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी वो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हाफ होती थी। यानी E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता था, P डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता था। और दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। ये चीज़ ध्यान रखना, इन्वर्स क्यूब रूल यहाँ रखता था, इन्वर्स क्यूब रूल यहाँ पर अप्लाई होता था। ओके। और डाइपोल के किसी रैंडम पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो रैंडम पॉइंट का जो फॉर्मूला था, वैसे वो अब आपके कोर्स में नहीं है, बट एट एनी रैंडम पॉइंट, एट एनी किसी भी रैंडम पॉइंट पे, डाइपोल किए किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी, ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी पॉइंट पे निकालनी होती थी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता था। वैसे तो हम कंपटीशन के लिए याद रखते हैं, बाकी आपके 12th एग्जाम में ये नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। और इसी से दोनों फॉर्मूले आ जाते थे। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखोगे और थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, तो थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि एक्सिस के कारण, ठीक है। एक्सिस का जो फॉर्मूला है 2p/4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आ जाएगा। और अगर यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा? ये वाला इक्वेटोरियल एक्सिस वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। और दोनों का जो रेशियो याद रखना है आपको, जो ई एक्सिस है, ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को हम परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डाइपोल के, वो इक्वेटोरियल पॉइंट की डबल होती है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो भी याद रखना, ई एक्सिस अपॉन में ई इक्वेटोरियल 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल का काम आपका। डाइपोल के कारण हमने देख ली। उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने फॉर्मूलाज हो गए हमारे? ये आपका जनरली 6th फॉर्मूला था और इसके हमने 3 पार्ट्स स्टडी कर लिए। 7th फॉर्मूला पढ़ते हैं। 7th फॉर्मूला है टॉर्क। टॉर्क ऑन अ या टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूईएफ मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से प्लेस होता था कि यहाँ पर उसका -q होता था, सॉरी यहाँ उसका +q होता था और यहाँ इसका -q होता था, है ना। तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता था। तो इस पर क्या हो जाता था? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता था। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण इस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता था, उस टॉर्क का जो हम फॉर्मूला निकालते थे, टॉ इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, PE sin थीटा। P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज PE sin थीटा, ओके। और टॉ वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हुआ करता था, ठीक है। और हमने केसेस भी पढ़ लिए थे। थीटा 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है डाइपोल में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा 180 डिग्री में आपका क्या होता था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। थीटा 180 डिग्री पे क्या होता था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था, ओके। तो ये 7th फॉर्मूला हो गया। अब 8th फॉर्मूला आपका पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है,
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूईएफ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूईएफ का मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती थी इसको हम यू से डिनोट करते थे, और वो माइनस में होती थी आपकी पीई कॉस थीटा। पर हम यहाँ पर दो एंगल लेते थे, एक तो थीटा वन और एक थीटा टू, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यह आपका आता था किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि वर्क डन होता था। अपन इसको वर्क डन की फॉर्म में ही निकालते थे कि कितना वर्क डन हुआ, और उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करते थे वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से, और उसका जब अपन इंटीग्रेशन करते थे तो वहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आता था पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ओके, और वहाँ फोर्स आपका जो होता था वो टॉर्क होता था, आपको पता ही है। ठीक है, तो उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, टॉ इज इक्वल्स टू आर थीटा, और हम इसका पूरा डेरिवेशन करके हम इस तरह से फॉर्मूला निकाला करते थे, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ओके, तो डेरिवेशंस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला बनता है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाइन्थ फॉर्मूला आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, या फाई ई कहते हैं इसको। ये आपका होता है जनरली इसको हम डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको अपन लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिखते हैं गाउस लॉ से। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला बनता है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बनता है। ठीक है, और जनरल फॉर्म में लिखो आप फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये फाई का फॉर्मूला बनता है। ओके, इट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जितनी नॉर्मल लाइंस, जितनी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मली पास आउट होती है, उसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एंगल। ओके, 10th फॉर्मूला देखो गाउस लॉ। गाउस लॉ अपन पढ़ते हैं। गाउस लॉ क्या कहता है, जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सिस्टम के टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, दिस इज गाउस लॉ, दिस इज गाउस लॉ। तो गाउस लॉ का फॉर्मूला भी याद रखना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, या फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपका क्यू का फॉर्मूला भी आ जाता था, क्यू का फॉर्मूला होता था फाई एप्सिलॉन। एक और फॉर्मूला क्यू का चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर स्टडी कर लेते थे। ठीक है, और फिर हमने चार डेंसिटीज़ के फॉर्मूला देखने हैं, जो आपकी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी फॉर्मूलाज हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे और किसी 3D सरफेस पे चार्ज अगर स्प्रेड है तो उसके कारण हम चार डेंसिटीज निकाला करते थे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, इसको अपन लैम्डा से डिनोट करते थे, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता था, डी क्यू बाई डी एल। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता था उसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते थे। ठीक है, फिर हम पढ़ते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, बस आपको इसके फॉर्मूलाज याद रखते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन सिग्मा से डिनोट करते थे, और आपका सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनता था, डी क्यू बाई डी एस या डी क्यू बाई डी ए, एरिया वेक्टर। यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था उसे अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते थे। फिर आपका जो थर्ड फॉर्मूला बनता था, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती थी आपकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला, इसको अपन रो से डिनोट करते थे, तो इसका फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू क्या बनता था, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है डी क्यू बाई डी वी। ये आपके तीन फॉर्मूला हो गए, किसके, चार्ज डेंसिटीज के, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। 11th
ट्वेल्थ हम स्टडी करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ये एप्लीकेशंस थी आपकी गाउस लॉ की, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो आपका क्या कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था आपका, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा फॉर्मूला था आपका। ओके, फिर अपन बात करते थे सॉलिड शेल की। अगर अपन सॉलिड शेल की बात करें तो सॉलिड शेल में भी हम फॉर्मूलाज पढ़ते थे। एक आपका जो कंडक्टिंग सेल होता था, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसे अपन शेल कहते थे, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम निकाला करते थे, उसके हम 3 पॉइंट्स पढ़ते थे। फर्स्ट पॉइंट होता था पॉइंट आउटसाइड शेल, पॉइंट आउटसाइड शेल। अगर पॉइंट शेल के बाहर है, ये आपका कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस होती थी कैपिटल आर। अगर पॉइंट बाहर होता था पी पॉइंट, जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है, तो हम इसके बाहर भी गाउसियन सरफेस को एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला करते थे। तो वो आपकी पॉइंट चार्ज वाली इंटेंसिटी आती थी। जो इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी, वो आउटसाइड पॉइंट के कारण आया करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। इस कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड जो इंटेंसिटी होती है वो पॉइंट चार्ज वाली ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वो ये आउटसाइड शेल का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर अपन एट दी सरफेस की बात करें, सेकेंड पॉइंट पे हम पढ़ते थे क्या, एट दी सरफेस, पॉइंट एट सरफेस। अगर पॉइंट सरफेस पे हो, पॉइंट एट सरफेस, अगर वो सरफेस पे ही पॉइंट हो तो बस कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगाना होता है आपको, क्योंकि रेडियस के बराबर हो गया ना, यानी कि सरफेस पे ही है तो मतलब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। और अगर पॉइंट उससे बाहर है तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता था। और आपका जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला आपका होता था E इज इक्वल्स टू किसके कारण, इनसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हो गया एक तो, और इनसाइड द स्फीयर। तो भाई इनसाइड स्फीयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये केस थे, इनसाइड स्फीयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, स्फीयर के अंदर जो कंडक्टिंग शेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज से सरफेस पे रहता है, तो कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती थी आपकी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। और फिर हम सॉलिड स्फीयर के कंडक्टिंग, जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसके कारण भी पढ़ लेते हैं। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 13, इट इज अ 14th नंबर। सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता था, इसके भी अपन 3 पॉइंट्स पढ़ते थे। फर्स्ट जो पॉइंट था आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब
R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका जो फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आता था। सेकेंड आपका फॉर्मूला बनता था एट सरफेस का फॉर्मूला, ये भी वही था आपका R इज इक्वल्स टू कैपिटल R वाला, यही केस था। तो आपका E का फॉर्मूला क्या आता था, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R²। ओके, तो वो स्फेरिकल शेल वाले ही फॉर्मूला आते थे यहाँ पर, बस थर्ड फॉर्मूला अलग था, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर जब हम कैलकुलेट करते थे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर तो इसके जो अंदर इनसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे, पॉइंट इनसाइड दी सरफेस, यहां पर अपन निकालते थे पॉइंट इनसाइड सरफेस। तो सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट का निकलता था, पॉइंट इनसाइड सरफेस, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। कंडक्टिंग सॉलिड के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि वहां बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर पूरा सॉलिड है तो अंदर पूरा कंटिन्यूस ये पूरा आपका सॉलिड स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है यहाँ पर, ठीक है। यानी R लेस देन कैपिटल R, इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी, विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 QR डिवाइडेड बाय कैपिटल R³, ठीक है। QR डिवाइडेड बाय कैपिटल R³, ये आपकी इंटेंसिटी आया करती थी, ठीक है। बस यही फॉर्मूला डिफरेंट था। यहां पर E जो है ये स्मॉल r के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, बट इट्स द कैपिटल R के, ये यानी कि रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था। ओके, तो ये इतने सारे फॉर्मूलाज आज हमने स्टडी किए, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने रिवाइज किए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया आपका, रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट एक्सिस पे देख लिया, और इक्वेटोरियल लाइन पे देख लिया हमने, रैंडम पॉइंट का भी देख लिया, ई एक्सिस ई इक्वेटोरियल का रेशियो 2 होता है। टॉर्क हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी डायपोल का जो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, ये हमने देख लिया। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के कारण इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, गाउस लॉ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमने देख ली, लैम्डा सिग्मा एंड रो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एंड लास्ट इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये हमने देख लिए, सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज, और मैं कोशिश करूंगा कि हम 3-4 चैप्टर के फॉर्मूलाज एक साथ ही स्टडी कर लें। ओके, तो डिटेल्ड में हमने सब अच्छी तरह फॉर्मूलाज को रिवाइज किया। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज के साथ। ओके, तो इस क्विक रिवीजन सीरीज में आप बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।